हेलो। तो वेलकम टू डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू क्यूज़। आज है आपका 6 सितंबर 2023, दिन है आपका ट्यूसडे मंगलवार। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देखो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है विद द रेफरेंस ऑफ इको सेंसिटिव जोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इको सेंसिटिव जोन की बात कर रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है इको सेंसिटिव जोन आर द एरिया दैट आर डिक्लेयर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यानी कह रहा है कि ये इको सेंसिटिव जोन है जो आपका डिक्लेयर हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ये 1972 में, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट द ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन दोज जोन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। यानी कह रहा है कि उस जोन में जो भी इको सेंसिटिव जोन है वहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है अदर देन एग्रीकल्चर, कि आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट कह रहा है। इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है इको सेंसिटिव जोन को लेकर के, ये आपको टिक लगाना है। आपका ऑप्शन है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नाइदर 2। 10 सेकेंड का टाइम है, टिक लगाओ। अब इसका सही आंसर आपका होगा डी हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2। कैसे होगा भाई? तो देखो कहता क्या है, कह रहा देखो इको सेंसिटिव जोन जो है वह फ्रेजाइल एरिया अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। दे आर नोटिफाई अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक, किसके द्वारा था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा था। द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग the economic sensitive zone is to create some kind of shock absorber, is to protect area by regulating the managing activity around such area as per the National Board of Wildlife. The declination of eco-sensitive zone have to be site specific. The activity should be regulative in the nature and not prohibitive unless required। ठीक, तो इसकी बात कर रहा, और इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका डी, यानी दोनों ऑप्शन आपका इनकरेक्ट था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कहता है, ये कह रहा है आपका यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड से रिलेटेड है, ठीक। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये आपको चुनना है। आपका पहला स्टेटमेंट कहता है एस्टैब्लिश्ड इन 1967 एज अ ट्रस्ट फंड, UNFPA इज अ यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द fund for UNFPA are the completely supported by United Nation regular budget। आपका थर्ड स्टेटमेंट कहता है द स्टेट ऑफ ए वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इज रिलीज्ड एनुअली बाय UNFPA। ठीक है, अब इसमें से तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको चुनना है। तो देखो पहला ऑप्शन कहता है ओनली 1, दूसरा कहता है ओनली 2, तीसरा ऑल ऑफ 3, और चौथा जो कि डी है नन ऑफ दिस। 10 सेकंड का टाइम है, टिक आउट करो बालक। इसका देखो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी ओनली 2। दो ऑप्शन इसमें से सही है, कौन कौन सा सही आंसर? तो देखो आपका कहता है कि ये जो UNFPA है ना वो आपको 1967 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और कैसे किया गया था? यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी के द्वारा, ठीक है, के रूप में, ठीक है। और जो UNFPA वर्क है वो एज अ सब्सिडरी ऑर्गन वर्क करती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ UN सेक्रेटरी असेंबली, जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। और ये क्या कहता है, इसका जो फंड है UNFPA का वो कम्प्लीटली सपोर्टेड बाय किसका है? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से कहते हैं इंक्लूड द डोनर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जब बहुत सारे हैं वो डोनेट करती है, वेरियस फाउंडेशन एंड इंडिविजुअल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको फंड को डोनेट करती है, ठीक। द फंड आर नॉट एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन रेगुलर बजट, यानी ये जो फंड है यूनाइटेड नेशन के रेगुलर बजट्स में बिल्कुल भी नहीं है, इंक्लूड करती है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? तो देखिए रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है वो रिलीज़ किया है आपका स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। उसमें कहा है कि इंडिया विल ओवरटेक चाइना टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द मिडिल ऑफ 2023, यानी 2023 के बीच में ही कह लिया जाए, यानी साल भर के जो बीच में होता है 2023 के 6 महीने बाद ही बीच में मिड ऑफ द 2023 में ही क्या हो जाएगा आपका
कि चाइना को हम पीछे छोड़ देंगे, इंडिया ओवरटेक कर लेगा चाइना की पॉपुलेशन को, हम उससे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए आजकल ये न्यूज़ में था रिसेंटली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है विद द रेफरेंस ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक, PMUY के तहत कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दूसरा कहता है द एप्लीकेंट ऑफ द उज्ज्वला स्कीम मस्ट बी अ वुमेन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। तीसरा कहता है द प्राइम बेनिफिशियरी आर ओनली वुमेन अंडर द BPL कैटेगरी, ठीक, यानी BPL बोले तो यहाँ पर आपका है बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें से सही स्टेटमेंट चुनना है तो पहला ऑप्शन आपका ओनली 1, दूसरा ओनली 2, आपका तीसरा ऑल 3 या डी नन ऑफ दिस। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आप लोग को ऑप्शन के अनुसार टिक लगाओ। 10 मिनट सेकंड का टाइम है, टिक लगाओ, इनाम पाओ। तो इसका आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा अभी बी हो जाएगा, ओनली 2 ऑप्शन सही है। ओनली 2 ऑप्शन कैसे सही है तो देखिए जो उज्ज्वला स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी LPG सिलेंडर को ले करके, ठीक, वो क्या था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा, ठीक। और उसमें क्या कहा गया था कि डिस्ट्रीब्यूट करना था LPG सिलेंडर को महिलाओं को जो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL की कैटेगरी में आती है, यानी कहा जाए कि जो गरीबी रेखा के अंदर आती हैं उनको, ठीक है। अब इसका एम क्या था उज्ज्वला योजना को, तो उज्ज्वला योजना का एम था कि टू प्रोवाइड अल्टरनेट क्लीन फ्यूल टू प्रिवेंट हेल्थ इशू। जो देखिए हेल्थ इशू हो रहा था ना महिलाओं को, जैसे आप देखिए कई ग्रामीण इलाके हैं या गांव देखिए कहीं भी, वहाँ देखिए गैस पे खाना नहीं बनता था, वो लोग कह सकते हैं कोयले में खाना बनाते थे, या जो गाय का गोबर होता है ना उसका थोपला बनाते हैं उससे खाना बनते थे, ठीक है। तो जिससे क्या होता था उसमें से कह सकते थे कि हार्मफुल पॉल्यूशन गैस निकलता था ऑफकोर्स, और हार्मफुल पॉल्यूशन होते थे जिससे महिलाओं के हेल्थ इशू में प्रॉब्लम होती थी। कि देखिए आप किसी एक चूल्हे पे खाना बना रहे हैं बैठ करके, लकड़ी के चूल्हे पर, ठीक है, उसके सामने बैठ के, तो उसकी जो वहाँ से जो स्मोक निकल रही है, धुआं निकल रही है, वो आपको लंग्स में जाएगा और अल्टीमेटली आप अनहेल्दी होंगे, ठीक, आपको कोई डिजीज़ हो जाएगा, हेल्दी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एम किया था कि आपको क्या करना है, उज्ज्वला योजना लाना है और सबको क्लीन फ्यूल प्रोवाइड कराना है, ठीक है। और उज्ज्वला योजना जो स्कीम है मस्ट बी अ वुमेन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, यानी उनके लिए है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है और 18 साल की उम्र के अबव है, ठीक, यानी बालिग उम्र में है, नाबालिग के लिए नहीं है, ठीक है। अब इसका उज्ज्वला योजना जो कहता है वो जो लॉन्च किया गया था प्राइम बेनिफिशियरी वेयर वुमेन फ्रॉम BPL इन अगस्त 2018, जो आपका 2018 में लॉन्च किया गया था। वुमेन फ्रॉम द अदर कैटेगरी वेयर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक। तो भी देखिए क्या हुआ था 2018 में वुमेन जो भी अदर कैटेगरी के थे उनको भी इंक्लूड कर लिया गया था 2018 से। और 2018 के पहले की बात कर ली जाए तो उस समय क्या था कि सिर्फ गरीबी रेखा को ही मिल रहा था ये लाभ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका बी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख रहे होंगे आजकल न्यूज़ में आदित्य L1 बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग है। तो इसका पहला स्टेटमेंट कहता है, इसमें से सही स्टेटमेंट चुनना है, जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैंजरेज एंड is one of the 5 important where the gravitational force of the sun and the earth are in equilibrium, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि L1 is currently home to the European Space Agency, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी यानी SOHO सोहो, ऑब्जर्विंग द सन एंड द डायनेमिक। इसमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है तो वो आपको चुनना है। आपका ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक। 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक कर लो। तो इसका आपका आंसर सी हो जाएगा, जो कि आपका क्या है बोथ 1 and 2 दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। कैसे सही हैं बालक, तो देखो कह रहा है कि डिस्कवर किया गया था आपका जोसेफ लुइस लैंजरेज के द्वारा, ये तो सही है, ठीक है। L1 इज द वन ऑफ द 5 पॉइंट लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द इक्विलिब्रियम, हेंस a spacecraft placed in L1 orbit and the sun at the same rate of the
earth and afford the uninterrupted view of the sun, making an ideal observation for the post of the special based solar observatory। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि दोनों स्टेटमेंट सही था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आजकल अभी बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, आपके कहीं भी देखिए सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल पे, हर जगह पे ये बात चल रही है टर्म इंडिया को, जो कि उसका इंडिया का नाम चेंज करके भारत किया जाना है उसके लिए। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन बनाया गया है और देखिए कह रहा है कि इसका सही स्टेटमेंट, दोनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको चुनना है। तो कहता है द टर्म इंडिया फॉर द टेरिटरी ऑफ भारत वाज एडेड बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन इज मेंशन इन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से आपको कौन सा सही है वो चुनना है। तो पहला ऑप्शन है ओनली 1, दूसरा कहता है ओनली 2, तीसरा कहता है बोथ 1 and 2, डी कहता है नाइदर 1 नाइदर 2। ठीक है, अब आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, इन दोनों में से कौन सा टिक होगा बता दीजिए सही से। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। देखो इसका सही स्टेटमेंट जो हो जाएगा ना, सही आंसर आपका हो जाएगा बी, ओनली 2, केवल 2 सही है। कैसे सही है केवल 2 भाई? तो देखो यहाँ पर जो हम पढ़ते होंगे ना प्रियम्बल या कहीं भी देखते होंगे, ठीक है, क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा कहता है द स्टेट एंड द टेरिटरी देयरफॉर शैल बी स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, अब फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन है? तीसरा आपका कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कॉम्प्रोमाइज, द टेरिटरी ऑफ स्टेट, द टेरिटरी ऑफ स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल, सच other territory as may be acquired, the name of our nation India that is Bharat was adopted and at the adoption of constitution not by the amendment। यानी जो हमारा इंडिया नाम अडॉप्टेड किया गया था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसी के टाइम पे अडॉप्ट किया गया था, ना कि 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका सही है सेकंड। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस सेशन का, जो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी हाल ही में आपका कल यानी 5 सितंबर था, वो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसके लिए लेकर के आपके पास 2 क्वेश्चन है, सॉरी 2 ऑप्शन स्टेटमेंट है, देख लीजिए दोनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है एवरी ईयर इंडिया सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो चुनना है। ऑप्शन आपका ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नाइदर 2। 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज टिक करो तो बालक। देखो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, यानी बोथ 1 and 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या कहता है देखिए सॉल्यूशन, तो कहता है आपका सॉल्यूशन कि राधा कृष्णन वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1952, यानी पहला इलेक्शन हुआ था उस टाइम पर, एंड इलेक्टेड द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द 1962 to 1967। ठीक है, यानी जब राजेंद्र प्रसाद के बाद इनको चुना गया था 1962 में, जब चाइना से हमारी लड़ाई हो रही थी। ठीक है, एवरी ईयर इंडिया सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 15 सितंबर टू कमेमोरेट द बर्थ ईयर ऑफ डॉक्टर वल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तीसरा कहता है ही इज़ द कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड डिग्निफाइड 20th सेंचुरी स्कॉलर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलोसफी। ये रिलीजन और फिलोसफी के बहुत बड़े ही जनक माने जाते थे, ज्ञानी माने जाते थे, इसलिए इनको ये कहा गया। ठीक है, अब ही वॉज अवॉर्डेड बाय द सेवरल हाई अवार्ड, इनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे, जिसमें से आपका कह सकते हैं कि नाइटहुड इंक्लूडिंग एंड नाइटहुड इन 1931 में इनको नाइटहुड का अवार्ड मिला था। 1931 में भारत रत्न इनको मिल चुका है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था, वो 1954 में इनको मिल चुका था। ठीक है, यानी कह सकते हैं जब प्रेसिडेंट बने नहीं थे, बनने से पहले इनको मिल गया था, जब वाइस प्रेसिडेंट थे तब ही। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का सेशन। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कितने स्कोर हुए ये बताते जाना। ठीक है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद। पढ़ते लिखते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए।